नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं पार्लियामेंट की, उनके कार्यकाल को इंक्रीज कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे वीनस प्लैनेट की एक्सप्लोरेशन से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पे जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के टेन्योर यानी कार्यकाल के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज 2 टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। डिफरेंस क्या है दोनों कमेटीज के बीच? देखो, स्टैंडिंग कमेटीज कंटिन्यूस बेसिस पर काम करती रहती हैं, लेकिन एडहॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए फॉर्म की जाती है और वो पर्पज़ सर्व होने के बाद एडहॉक कमेटीज़ को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये डिफरेंस है। मतलब स्टैंडिंग कमेटी डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट बेसिस पर ये काम करती रहती हैं। स्टैंडिंग कमेटी भी फर्दर 3 तरह की होती हैं, फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ और तीसरे नंबर पे अदर स्टैंडिंग कमेटीज़। हमारा जो फोकस है इस आर्टिकल का वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ पर है। सबसे पहले इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ को गठित किया गया था अप्रैल 1993 में। उस समय 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई गई थी। 10 सालों तक इन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ ने काम किया। 10 साल के कामकाज को देखकर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को लगा, अरे ये तो कमेटीज़ बढ़िया हैं। तो फिर सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म किया गया और जुलाई 2004 में इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ की संख्या को इंक्रीज करके 24 कर दिया गया। हर एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ में 31 मेंबर होते हैं। 21 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। इन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। इसके बाद जो लास्ट लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ दीज कमेटीज डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। इन कमेटीज़ की जो टर्म है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती। इस आर्टिकल में इसी पर फोकस है कि इन कमेटीज़ का जो कार्यकाल है वो इंक्रीज होना चाहिए। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के काम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन कमेटीज़ के द्वारा काम क्या किया जाता है? सबसे पहले देखो, कंसर्न मिनिस्ट्रीज की जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है कमेटीज़ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, तो वो कमेटी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो ग्रांट डिमांड की जाती है उस डिमांड को स्क्रूटिनाइज करती है। नेक्स्ट, कंसर्न मिनिस्ट्री से संबंधित बिल्स को एग्जामिन किया जाता है। मान लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कोई बिल आया है पार्लियामेंट में, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी वो उस बिल को स्क्रूटिनाइज करेगी, उस बिल को एग्जामिन करेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में उनको भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के द्वारा। जैसे कॉर्पोरेट स्टैंडिंग कमेटी है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी है, तो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है तो वो कमेटी उस एनुअल रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करेगी। सबसे लास्ट में, इवन मिनिस्ट्रीज के द्वारा और कोई पॉलिसी संबंधित डॉक्यूमेंट अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के द्वारा। तो ये हमने काम के बारे में बात की इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के। अब आते हैं मेन इशू पर। मेन इशू देखो इस आर्टिकल का ये है, राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इन डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो कार्यकाल है वो 1 साल से इंक्रीज करके 2 साल किया जाए। समझ गए? लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ में दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। लोकसभा से 21 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से मेंबर होते हैं 10। टोटल 31 मेंबर होते हैं एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में। तो दिक्कत ये है, लोकसभा देखो हर 5 साल बाद डिसॉल्व होती है या फिर उससे पहले सरकार गिर जाए तब लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, और राज्यसभा के 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं।
इसका मतलब देखो ये है, मेजर जो चेंजेस है ना इन कमेटीज़ में, मतलब इन कमेटीज़ के कंपोजिशन की अगर हम बात करें, राज्यसभा के मेंबर्स का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है हर 2 साल बाद, क्योंकि हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। और लोकसभा के मेंबर्स का कंपोजिशन इन कमेटीज़ में चेंज हो सकता है हर 5 साल बाद। तो डिमांड अलग अलग है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं इन कमेटीज़ का जो कार्यकाल है वो 2 साल से भी बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए। लेकिन देखो, अगर हमें दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश करना है तो हर 10 साल बाद ऐसा पॉइंट आएगा कि राज्यसभा और लोकसभा का जो कंपोजिशन है हम एक साथ चेंज कर सकते हैं इस कमेटीज़ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस साल अभी 2020 चल रहा है और इस साल राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर हुए हैं और लोकसभा भी मान लीजिए, वैसे तो पिछले साल लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए आप मान लीजिए इसी साल लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। तो 2022 में फिर से 1/3 राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होंगे, उसके बाद 2024 में, उसके बाद 2026, 28 और फिर 30 और 2025 में अगले लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। लेकिन उस साल 2025 में राज्यसभा के तो 1/3 मेंबर्स रिटायर नहीं हो रहे हैं ना, लेकिन 2030 में यानी 10 साल बाद ऐसा पल आएगा जब फिर से कोइंसाइड करेंगे राज्यसभा के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस। तो इसलिए मतलब ये पॉइंट देकर राइटर बोलना चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल अलग हो इन कमेटीज में और राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल अलग हो इस कमेटी में। समझ गए? कोई जरूरी नहीं कि हर एक मेंबर का कार्यकाल सेम ही होना चाहिए। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज में किया जा सकता है 5 साल और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल इन कमेटीज में किया जा सकता है 2 साल। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, लोकसभा रूल्स में रूल नंबर 331D सब रूल 4 और राज्यसभा रूल्स में रूल नंबर 269 और सब रूल 3, इन रूल्स में मेंबर जो कमेटी के मेंबर होते हैं उनके कार्यकाल के बारे में बात की गई है जो कि 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कमेटी के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यानी कमेटी का जो कार्यकाल है वो इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं ये कमेटीज जो हैं देखो बहुत सारे मेंबर्स को एडजस्ट करती हैं। जैसे मिनिस्ट्रीज तो इन कमेटी के मेंबर बन नहीं सकते, तो ये कमेटीज 240 राज्यसभा के मेंबर्स को एकोमोडेट कर सकती हैं और लोकसभा के 504 मेंबर्स को एकोमोडेट कर सकती हैं। और अगर देखो कोई मेंबर अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर किसी कमेटी का मेंबर बनना चाहता है तो फिर फायदा ही क्या कि 1 साल में उस मेंबर का कार्यकाल जो है वो खत्म कर दिया जाए। ये प्रोविजन किया जा सकता है ना कि जब तक आप रिटायर हो गए या फिर अपनी इच्छा से किसी कमेटी का मेंबर अब आप फर्दर नहीं बनना चाहते, तब तो उस मेंबर को उस कमेटी से हटा दिया जाए। बट अब मान लीजिए शशि थरूर जैसे लोग हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री के संबंधित कमेटी का मेंबर बनना चाहते हैं क्योंकि शशि थरूर की एक्सपर्टीज है, तो फिर इस चीज का कोई फायदा नहीं है कि शशि थरूर को 1 साल बाद उस कमेटी से हटा दिया जाए। जब तक शशि थरूर मेंबर हैं लोकसभा के, तब तक शशि थरूर अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से संबंधित कमेटी के मेंबर बने रहते हैं तो इससे हाउस को ही फायदा होगा। तो कार्यकाल 1 साल रखने का कोई फायदा नहीं है। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल किया जा सकता है और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 2 साल किया जा सकता है। वैसे देखो, दूसरी काफी सारी स्टैंडिंग कमेटीज ऐसी हैं जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या फिर रूल्स कमेटी, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज का जो कार्यकाल है वो भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के कार्यकाल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वीनस प्लैनेट के एक्सप्लोरेशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए वीनस के बारे में। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और उनमें से एक है वीनस। इसे अर्थ का ट्विन प्लैनेट या फिर सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस का जो साइज और मास है अर्थ से मिलता जुलता है।
एक बात जानकर आपको हैरानी होगी, वीनस जो है सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे गर्म प्लैनेट है। आपके माइंड में आया होगा ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक तो मरकरी है ना सन से, तो फिर वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट क्यों? क्योंकि देखो, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा डेंस है। वीनस का एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा गर्म है वीनस प्लैनेट, जबकि मरकरी का जो प्लैनेट है थिन है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा गर्म है वीनस प्लैनेट, यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। इवन लेड जैसे मेटल को भी पिघला दे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वीनस प्लैनेट पर। तो अभी तक ये माना जाता था कि यहाँ पर लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है, इसलिए विभिन्न देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने देखो मार्स पर तो काफ़ी फोकस किया है, मार्स पर काफ़ी ज़्यादा मिशंस भी भेजे गए हैं और फ्यूचर में भेजे भी जाएंगे। बट अभी तक वीनस प्लैनेट पे विभिन्न स्पेस एजेंसीज ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, यही सोचकर यहाँ पर तो लाइफ संभव हो ही नहीं सकती है। लेकिन 2011 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन वीनस एक्सप्रेस, इस मिशन ने वीनस प्लैनेट पर ओजोन के साइंस को फाइंड आउट किया। ओजोन मतलब O3। ओजोन को देखो बायोमार्कर माना जाता है, मतलब संभावना ओजोन के मिलने के बाद संभावना जती थी कि यहाँ पर लाइफ संभव हो सकती है। बट अभी तो देखो एक और बायोमार्कर के मिलने के साइन यहाँ पर मिले हैं जिसका नाम है फोस्फिन। फोस्फिन होता है PH3, तो यहाँ पे फोस्फिन मिला है, तो इसलिए लाइफ संभव होने की जो संभावना है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। वैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है विनस के एटमॉस्फेयर में, अगर फोस्फिन हो भी सही तो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती होगी। लेकिन रिसर्चर्स ने एस्टिमेट लगाया है विनस का जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसमें फोस्फिन की मात्रा 20 पार्ट्स पर बिलियन के आसपास होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात है विभिन्न स्पेस रिसर्चर्स के बीच। देखो, ये जो फाइंडिंग है ये किसने की है? काफ़ी समय तक रिसर्च की गई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स से, जिनको लीड किया गया था जेन एस ग्रेव्स के द्वारा। ये कार्डिफ यूनिवर्सिटी के हैं और नेचर एस्ट्रोनॉमी एक जर्नल है, इस जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ, उसमें ये सारी बातें कही गई। वैसे प्रोफेसर ग्रेव्स ने 2017 में सबसे पहली बार वीनस एटमॉस्फेयर में फोस्फिन को आइडेंटिफाई किया था। कौन से टेलीस्कोप की सहायता से? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप की सहायता से, जो हवाई में है। इसके बाद अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे फैसिलिटी, ये चिली में है। इस टेलीस्कोप की सहायता से भी कुछ ऑब्जर्व किया गया। 2019 में रिसर्चर्स ने उससे जो पहले की जो रिसर्च थी वो और भी ज़्यादा पुख्ता साबित हुई। लेकिन अभी भी जो रिसर्चर्स हैं वो देखो संभल के बात कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा श्योर अभी भी नहीं है, मतलब और भी ज़्यादा सबूत की आवश्यकता है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या वास्तव में लाइफ संभव पहले थी वीनस पर या फिर नहीं थी, या फिर अभी संभव है या फिर नहीं है। और ज़्यादा तो तब पता लगेगा जब वीनस पर कोई हमारा मिशन लैंड कर सकता है, वहां से और ज़्यादा सबूत जुटाए जा सकते हैं, तब देखो श्योरिटी पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है वीनस पर कि कोई मिशन यहाँ पर लैंड कर पाए थोड़ा सा मुश्किल है। इवन लैंड कर भी गया तो भी यहाँ पर वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्रिक एसिड की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, और सल्फ्रिक एसिड की वजह से एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव है। कोरोसिव मतलब कोई मिशन यहाँ पर गया तो जंग लग सकता है। तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वीनस पर कोई ड्रोन भेजा जाए या फिर कोई बैलून भेजा जाए, तो ये ज़्यादा फिजिबल है। वैसे देखो, विभिन्न स्पेस एजेंसीज के अपने अपने प्लान हैं वीनस को एक्सप्लोर करने की दिशा में। नासा अपना एक मिशन भेजने वाला है अगले साल, और इसरो ने भी प्लान किया है 2023 में हम भी एक मिशन भेजेंगे वीनस पर। तो स्पेस मिशंस में अगर कोलैबोरेशन होती है विभिन्न देशों के स्पेस एजेंसीज के बीच, तो और भी ज़्यादा एफिशिएंटली रिसर्च की जा सकती है,
फाइंड आउट किया जा सकता है विनस पर एक्चुअल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहाँ पे लाइफ संभव है या फिर नहीं है। तो विभिन्न स्पेस एजेंसीज को कोलैबोरेट करना चाहिए इस मामले में। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया विनस की एक्सप्लोरेशन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, एक एक्टर हैं सूर्य, इनके द्वारा एक कमेंट किया गया जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था नीट और जेई एग्जाम के कंडक्ट होने से संबंधित, तो उस पर इन्होंने कमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि जुडिशरी खुद तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर रही है कोरोना वायरस के डर से, और बच्चों को मजबूर किया जा रहा है, 15 लाख बच्चों को, कि इस कोविड-19 के माहौल में पेपर देने के लिए, तो खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार का कमेंट किया गया सूर्या के द्वारा, जो कि एक फेमस एक्टर हैं। तो इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के एक जज हैं, जज का नाम है जस्टिस सुब्रमण्यम। इन्होंने परमिशन मांगी है मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कि इजाज़त दी जाए कि सूर्य एक्टर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जा सके। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अभी तो प्रशांत भूषण के मामले से जुडिशरी की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के एक जज के द्वारा परमिशन मांगना मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, मुझे परमिशन दीजिए इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इनके कमेंट से जजेस की जो डिवोशन है, जो डेडिकेशन है, इंटीग्रिटी है, उस पर क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, पहली तो बात, जो सूर्य एक्टर हैं इन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रही हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है इन्होंने फैक्चुअली कुछ गलत बोला हो। दूसरा, ये देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। इन्होंने जुडिशरी को डिसरेप्यूट करने का काम नहीं किया है। इन्होंने अपने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अधिकार के अंतर्गत बोला है जो कुछ बोला है। और नेक्स्ट चीज़, इन्होंने किसी प्रकार से जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं की है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके कमेंट से जुडिशरी के कामकाज में कोई बाधा आई हो। और उससे भी ज़्यादा देखो, 2017 का सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसका नाम है वितुषा ओबराय केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हायर कोर्ट के पास जुडिशन नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर अगर किसी पर्सन के द्वारा कुछ बोला जाता है तो उसके बाद हायर कोर्ट के पास ऐसा जुडिशन नहीं है कि उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ कुछ बोला है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सके। ऐसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो मतलब जेई और नीट के एग्जाम के कंडक्ट होने से संबंधित वर्डिक्ट किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर कमेंट किया गया है एक्टर सूर्या के द्वारा। तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के जज के द्वारा कैसे स्टार्ट की जा सकती है? मतलब ये तो लॉ के भी अगेंस्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट के अगेंस्ट होगा। तो इसलिए कहा जाता है आर्टिकल में, मद्रास हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए जस्टिस सुब्रमण्यम को एक्टर सूर्य के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।